नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों तो अपन बीएससी पार्ट थर्ड चालू कर रखा था, उसमें अपना ग्रुप होमोमोर्फिज्म जो चैप्टर था वो चल रहा था। लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें अपन ने होमोमोर्फिज्म की परिभाषा पढ़ी है, समाकारिता क्या होती है, जिसमें जी स्टार और जी डैश वो ग्रुप लेते हैं। एफ एक प्रतिचित्रण होता है जी से जी डैश में, और वो कैसे डिफाइन होता है कि एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ एफ बी होता है, तो एफ को समाकारिता कहा जाता है। कहने का मतलब कि जी से जी डैश पर परिभाषित कोई प्रतिचित्रण एफ है, अगर उस प्रतिचित्रण एफ को ए स्टार बी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एफ ए और एफ बी, तो एफ है वो एफ ए और एफ बी के साथ अलग अलग चला जाना चाहिए, और एफ ए और एफ बी के बीच में जो संक्रिया बनेगी वो किसकी संक्रिया आनी चाहिए, जी डैश की संक्रिया आनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने अंतरकारिता पढ़ा था कि भाई सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर समाकारिता होता है, उसको अंतरकारिता कहा जाता है। और अंतरकारिता के अलावा अपन ने एक की समाकारिता पढ़ा था, आच्छादक समाकारिता पढ़ा था, तुल्यकारिता पढ़ा था, और बहुत सारी स्वाकारिता पढ़ा था, कर्नेल अष्टी की परिभाषा पढ़ी थी, और थ्योरम्स भी देखी थी। तो अष्टी क्या होता है दोस्तों? अष्टी में अपन ने पढ़ा था कि मान लो कि एक कोई ग्रुप जी है और दूसरा ग्रुप जी डैश है, तो कैपिटल जी ग्रुप के वो एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं, किसके एलिमेंट? जी के वो एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं, जी के उन एलिमेंटों का जो सेट होता है वो अपनी समाकारिता की अष्टी कहलाता है। तो अपन आगे चलते हैं। एक परिभाषा है अपनी, परिभाषा क्या है? एक थ्योरम है। देखो क्या है, बीएससी पार्ट थर्ड बीएससी पार्ट थर्ड एक थ्योरम है कि जी से जी डैश के ऊपर कोई समाकारिता एफ एक की समाकारिता होती है यदि और केवल यदि एफ की अष्टी में आइडेंटिटी हो। तो एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, आप देख लेना कौन से नंबर की थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि ग्रुप जी से जी डैश पर, ग्रुप जी से जी डैश पर कोई समाकारिता एफ, अपने को एक ग्रुप दिया है जी, एक दिया है जी डैश, और इस पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ। एक की समाकारिता होता है, एक की समाकारिता होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि एफ की अष्टी, जो समाकारिता की अष्टी है जिसको कर्नेल बोला जाता है, कर्नेल में क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है? जहां ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव है। तो दोस्तों एक बार मैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करता हूं कि अपने को दो ग्रुप दिए हैं, एक तो जी और एक जी डैश, दो ग्रुप दिए हैं, और एफ एक समाकारिता दी है जी से जी डैश के ऊपर, एफ को एक समाकारिता दिया है। अब एफ जो समाकारिता है उसको एक की समाकारिता बताना है। एक की समाकारिता होगा यदि और केवल यदि कर्नेल के अंदर आइडेंटिटी आ रहा है। तो एक बार तो इसमें यदि और केवल यदि आ रहा है तो अपने को नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट सिद्ध करने पड़ेंगे। तो एक बार तो अपन एक की समाकारिता लेके चलेंगे, भाई समाकारिता थ्योरम में दिया है, एक की लेके चलेंगे, और कर्नेल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट बता देंगे। फिर सफिशिएंट कंडीशन करेंगे, कर्नेल में आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलेंगे, और फिर एक की बता देंगे उसको, तो अपनी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि यदि और केवल यदि है। तो देखना दोस्तों, प्रूफ है
लिखता हूँ कि माना जी स्टार दो वह, क्योंकि ऑपरेशन तो मानना ही पड़ेगा, जी डैश ओ दो ग्रुप हैं, माना कि जी स्टार व जी डैश ओ दो ग्रुप हैं जिनके तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट क्रमशः क्या क्या है, ई व ई डैश है। मान लो कि जी स्टार और जी डैश वो दो ग्रुप हैं जिनके तत्समक अवयव ई और ई डैश है। इसका मतलब ई जो तत्समक अवयव है वो तो जी का हो गया, और ई डैश जो तत्समक अवयव है वो किसका हो गया, जी स्टार का हो गया। ठीक है, अब डालता हूं मैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त। नेसेसरी कंडीशन में ये लेके चलता हूं कि एफ, देखो समाकारिता, अच्छा ये समाकारिता के बारे में नहीं लिखा, तथा एफ जो है वो ग्रुप जी से जी डैश पर क्या है, समाकारिता है, तथा एफ है वो ग्रुप जी डैश से जी डैश के ऊपर क्या है, एक समाकारिता है। अब एफ को एक की लेके चल रहा हूं, एफ को एक की, या फिर ऐसे मान लो कि भाई कर्नेल में केवल अष्टी है, ये लेके चलता हूं। तो सर्वप्रथम माना एफ एक की है, भाई समाकारिता तो यहां से हो गया, और एफ एक की है, एक की है मतलब ये वाला तो लेके चल रहा हूं और ये सिद्ध करना है, एफ एक की है। ओके, अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से दोस्तों, अष्टी की जो परिभाषा होती है, अष्टी की परिभाषा क्या होती है कि पहली बात तो है कि अष्टी को कर्नेल से डिनोट करते हैं। कैसे, तो कर्नेल में वो एलिमेंट आते हैं, अब किसके एलिमेंट आएंगे, ग्रुप जी के। कर्नेल में अगर एक्स आ रहा है तो एक्स एलिमेंट जी का होगा, और सच दैट इस प्रकार होगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है ई डैश, पीछे वाला जो ग्रुप है जी डैश उसकी आइडेंटिटी के ऊपर मैप होता है। ग्रुप जी के उन एलिमेंटों का समुच्चय, ग्रुप जी के उन एलिमेंटों का समुच्चय जो जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में जाते हैं, कर्नेल में जाते हैं। ये हो गया। तथा हम यह भी जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, कि अगर ग्रुप जी की आइडेंटिटी के ऊपर एफ लगाते हैं तो जी डैश की आइडेंटिटी आता है, अगर ग्रुप जी की आइडेंटिटी के ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जी डैश की आइडेंटिटी आता है। एफ समाकारिता दिया है ना, और ये तो थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट था। थ्योरम नंबर 1 में मैंने बताया था ना कि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश होता है, और एफ ए इनवर्स के ऊपर एफ अप्लाई करते हो, या फिर एफ ए का होल इनवर्स होता है, वो एफ ए इनवर्स होता है। तो थ्योरम नंबर 1 थी, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश आ गया, ये तो कर्नेल की परिभाषा से, और ये अपन ने पहले प्रूव कर दिया। तो बताओ दोस्तों, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, ये तो बोल रहा है एफ ई बराबर ई डैश, ये तो बोल रहा है सॉरी एफ एक्स बराबर ई डैश, और ये बोल रहा है एफ ई बराबर ई डैश। तो ई डैश बराबर है, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई। इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन है 1 एंड 2, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ई। देखो ई डैश बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर। अब दोस्तों एककी होता है, एककी का मतलब क्या है, एककी का मतलब यह है कि अगर एलिमेंटों की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मतलब कि एफ एक्स बराबर एफ वाई है, एफ एक्स बराबर एफ वाई, इसका मतलब इमेज सेम है तो एक्स बराबर वाई होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एककी कहलाता है। अब मैं लिख दूंगा कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, यहाँ से निकल के आ गया, इम्प्लाई लगा के एक्स बराबर क्या लिख दूंगा, ई, और सामने रीजन क्या है, क्योंकि एफ 1 है, एफ क्या है 1 है। भाई एककी मान के चला था ना, तो इसका यूज भी करना था, और यहाँ यूज कर दिया कि एफ 1 है, तो एक्स बराबर ई आ गया। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पे x तो स्वेच्छ अवयव माना था कर्नेल का, तो x कर्नेल का स्वेच्छ अवयव था, या फिर ये लाइन नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अवयव है अतः है। और x का मान आइडेंटिटी निकल के आ गया, x का मान आइडेंटिटी निकल के आ गया, और x एलिमेंट कर्नेल का माना था। इसका मतलब यही तो हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि कर्नेल के अंदर x आ रहा था और x मतलब क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये निकला कि जब आपने f को एककी मान के चले, जब आप f को एककी मान के चले तो कर्नेल में केवल एक ही एलिमेंट आया, और वो एलिमेंट कौन सा आया, आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या आया कि जब आप एककी लेके चल रहे थे तो कर्नेल में केवल एक एलिमेंट आया, और वो ग्रुप जी का कौन सा आया, आइडेंटिटी। अब दोस्तों इसको अगर अपन ऐसे समझे कि ये जी है, ये जी डैश है, ये एफ समाकारिता है, ये ई है, ये इसका आइडेंटिटी ई डैश, और मैं बोल रहा हूँ ये कर्नेल है। कर्नेल होता है किसका सबसेट होता है, जी का। तो एफ ई बराबर ई डैश। अब बताओ अगर कर्नेल में एक से ज़्यादा एलिमेंट आता है, मान लो ये एलिमेंट भी कर्नेल में है, तो ये एलिमेंट कर्नेल में तो ये ई डैश के ऊपर मैप होगा। अगर ये एलिमेंट भी कर्नेल में तो ई डैश के ऊपर मैप होगा कर्नेल की परिभाषा से। लेकिन फिर बताओ ये एक की थोड़ी ना हुआ, ये एक की बोलोगे कि इसमें तो दो एलिमेंटों की इमेज सेम आ गई, ये तो एक की प्रतिचित्रण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक की होता है, जब भी एक की होता है तो कर्नेल के अंदर केवल एक ही ऐसा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी जो ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होता है। ठीक है, कर्नेल की परिभाषा से ये स्पष्ट हुआ कि कर्नेल में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होता है। अगर एक से ज़्यादा कर्नेल के एलिमेंट ग्रुप जी की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं तो फिर एक की कभी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की लेके चले थे, और ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि कर्नेल में केवल एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब करेंगे इसकी नेसेसरी पार्ट हो गया, अब लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, इसको बोला जाता है पर्याप्त शर्त, इसको बोला जाता है दोस्तों पर्याप्त शर्त। और पर्याप्त शर्त में क्या होगा, ये तो लेके चलेंगे कि कर्नेल में केवल एक एलिमेंट आइडेंटिटी, और ये बताना है एफ को एक की बताना है। तो देखो माना कर्नेल के अंदर है वो आइडेंटिटी है, जो माना वो लिख दिया, और जो सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि एफ एक की है, एफ को एक की बताना है। अब एक की बताना है तो इमेज सेम लेके चलो, आप एफ को एक की बताना है तो ग्रुप जी के दो एलिमेंट उठा लो, उनकी इमेज सेम लेके चलो, और लास्ट में एलिमेंटों को सेम बता दो। तो मान लिया कि लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स बराबर क्या है, एफ वाई, कि इस g के दो एलिमेंट डोमेन है। भाई f आप g से g डैश के ऊपर परिभाषित कर रहे हो तो ये तो डोमेन, ये कोडोमेन। तो डोमेन मतलब प्रांत, तो प्रांत के दो अवयव x और y, g के दो अवयव ऐसे हैं कि इनकी इमेज सेम है। इमेज सेम लेके चल रहा हूँ। बताओ लास्ट में अगर मैंने x बराबर y सिद्ध कर दिया, इसको हल करते हुए आगे बढ़ूंगा, और मैंने x बराबर y सिद्ध कर दिया तो इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम आ गई, तो बाद में जो प्रतिचित्रण f है वो क्या हो गया, एक की प्रतिचित्रण हो गया। तो आप इतना लिख लो, एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करो इसको। तो अपने को ये ध्यान रखना होता है इसके अंदर कि जब भी एक की अपन सिद्ध करते हैं तो इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट अपने को सेम बताना होता है। तो यहां से इमेज सेम लेके चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, अपन आगे चलते हैं। अब देखो एफ एक्स बराबर एफ वाई हो गया, तो आप इमेज सेम लेके चल रहे हो, इसका मतलब आप लेके चल रहे हो एफ एक्स बराबर एफ वाई। इमेज सेम लेके चल रहे हो, अपने को सिद्ध करना है x बराबर है y।
अगर मैं दोनों तरफ से एफ वाई के इनवर्स से संक्रिया करवा दूं, दोनों तरफ से एफ वाई के इनवर्स से संक्रिया करा दूं, तो बताओ एफ एक्स और एफ वाई के बीच में जी डैश की संक्रिया लगेगी। एक्स और वाई के बीच में तो जी की संक्रिया लगती है क्योंकि वो ग्रुप के होते हैं, लेकिन एक्स एलिमेंट ग्रुप का उसके ऊपर एफ अप्लाई करते हुए वो एलिमेंट जी डैश का बन जाता है, वो जी डैश की संक्रिया है ओ। तो इधर अप्लाई किया है तो इधर भी अप्लाई कराना पड़ेगा, दोनों तरफ एफ वाई के इनवर्स से संक्रिया करवा दिया। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 1 थी, उसमें ये पढ़ा था एफ ऑफ ई बराबर तो ई डैश होता है और एफ ऑफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स होता है। ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ी। तो देखो एफ एक्स ओ, बताओ इस चीज़ को एफ वाई इनवर्स लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसी का यूज कर दिया सेकंड कंडीशन में। और इसको एफ वाई ओ एफ वाई इनवर्स लिख दिया इसको, ठीक है। ये जो बना, अब देखो इसको तो हटा रहा हूँ। एफ समाकारिता है, एफ समाकारिता है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स है, उसको क्या लिखेंगे एफ एक्स ओ, और एफ पीछे वाले एलिमेंट के ऊपर जाएगा तो ये, क्योंकि एफ क्या है, एफ समाकारिता है, थ्योरम में लिख के दिया है एफ समाकारिता है, तो ये हो गया। तो बताओ अब यहाँ से ये वाली चीज़ तो क्या बन गई, ये बना एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स बराबर ये बना एफ वाई स्टार वाई इनवर्स। स्टार संक्रिया क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्स एलिमेंट भी ग्रुप जी का है, वाई इनवर्स भी ग्रुप जी का है, तो ग्रुप जी के एलिमेंटों के बीच में तो ग्रुप जी की संक्रिया होगी, इस कारण मैंने ये कर दिया। अब देखो ये बना एफ वाई स्टार वाई इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और ग्रुप जी के दोनों एलिमेंट है तो ग्रुप जी की आइडेंटिटी लगा दिया एफ ही। अभी जो एफ ही की जगह ई डैश लिख सकता हूँ, अभी यहाँ लिख के बताया था ना एफ ही की जगह ई डैश। तो आपने ये सिद्ध कर दिया दोस्तों कि आपने ये सिद्ध किया कि एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स बराबर क्या आया, ई डैश। अब बताओ अगर मान लो कभी भी एफ एक्स बराबर ई डैश आप सिद्ध कर देते हो तो सीधा एक्स एलिमेंट किस में चला जाता है, कर्नेल में चला जाता है। अगर आप एफ एक्स बराबर ई डैश सिद्ध कर देते हो तो एक्स एलिमेंट किस में चला जाता है, कर्नेल में चला जाता है। तो यहाँ से आपने एफ इस पूरे को अल्फा मान लो, तो एफ अल्फा बराबर ई डैश सिद्ध किया, तो जो ये अल्फा है, ये अल्फा है, वो किस में चला गया, कर्नेल में चला गया। लेकिन एक चीज देखो, आपने तो कर्नेल में केवल एक एलिमेंट माना है, और वो एलिमेंट कौन सा माना है, आइडेंटिटी माना है। और यहां से आप ये बता रहे हो कि एक्स स्टार वाई इनवर्स है वो कर्नेल में गया। तो बताओ एक्स स्टार वाई इनवर्स कर्नेल में गया तो कर्नेल में तो केवल एक एलिमेंट था और वो एलिमेंट आइडेंटिटी था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ जैसे y इनवर्स है तो दोनों तरफ अगर मैं y से संक्रिया करवा दूं तो ये बना e स्टार y। और इस चीज़ को दोस्तों ये लिख सकता हूं कि x स्टार e बराबर e स्टार y। तो कुल मिला के ये आ गया x बराबर y। इसलिए अब देखो आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे एफ एक्स बराबर एफ वाई, आप लेके चले थे एफ एक्स बराबर एफ वाई, और आपने लास्ट में क्या सिद्ध किया, आपने सिद्ध किया x बराबर y। बताओ यही तो सिद्ध करना था। इमेज सेम लेके चले थे, प्रतिबिंब सेम लेके चले थे, और एलिमेंट सेम बता दिया। अर्थात प्रतिचित्रण f, अर्थात प्रतिचित्रण f क्या है, एककी है। अर्थात प्रतिचित्रण f एककी है। तो दोस्तों ये थ्योरम अपन ने समझाई कि नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट थे। एक बार एककी लेके चले, कर्नेल में आइडेंटिटी बता दिया, फिर दोबारा कर्नेल में आइडेंटिटी लेके चले और एककी बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप समझो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, फिर से मैं समझाऊंगा।
और आप एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख लिया करो, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रत्येक थ्योरम को अपने को समझना है, एक भी थ्योरम को अपने को रटना नहीं है, और साथ के साथ में अपने नोट से प्रिपेयर करनी है। और साथ में अपना जो यूट्यूब चैनल है AR मैथमेटिक्स अकेडमी, उसके ऊपर जाके आप देख लिया करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ भी डाल दिया करो, वहाँ भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी अपने को मिलते हैं तो वो भी देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, आप इसको करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये थ्योरम नंबर 5 थी दोस्तों, इसको 5th लगा लेना इस थ्योरम को। अपन अब अगली थ्योरम की तरफ चलते हैं। 6 नंबर की थ्योरम है अपनी, तो देखते हैं कि इस थ्योरम में क्या है। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 क्या है कि f एक समाकारिता है g से g डैश में। एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं, यदि f ग्रुप g से ग्रुप g डैश पर, यदि f ग्रुप g से ग्रुप g डैश पर समाकारिता है तथा a कोई एलिमेंट ले लो, a बिलोंग्स टू g की कोटि n, और n के ब्रैकेट में लिख लो फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, कोटि n है, तब अगर g और g डैश दो ग्रुप ले लिए, a एलिमेंट g का है, a की कोटि है n, फाइनाइट नंबर है, तब fa की कोटि, fa की कोटि, fa की कोटि मान लो m, जैसे fa की कोटि को m मान रहे हो तो fa की कोटि होती है वो n का भाजक होती है, n का भाजक होती है, n का डिवीजर होती है। ये अपनी थ्योरम है। एक बार इसको समझाता हूँ भाई, ये ग्रुप G है, ये ग्रुप G डैश है, और ये F समाकारिता है G से G डैश के ऊपर। A एलिमेंट आपने लिया G का, A एलिमेंट G का लिया, और जो A का ऑर्डर है वो कितना है, n है, A का ऑर्डर है वो है n है। तो बताओ A एलिमेंट G का है तो A एलिमेंट के ऊपर F लगाओगे तो F एलिमेंट किसका बनेगा, F एलिमेंट G डैश का बनेगा। और अपने को ये सिद्ध करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि अगर F का ऑर्डर को अगर आप m मानते हो ना, तो हमेशा m है वो n का डिवीजर होता है, कि m का n में क्या जाता है, भाग जाता है। यहाँ फिर सीधा ये लिख दो कि F का जो ऑर्डर है वो डिवीजर होता है a के ऑर्डर का। बताओ यही तो है। अरे अगर 3 का 4 में भाग, 3 का 6 में भाग जाता है तो 3 है वो 6 का भाजक होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में m इसका मतलब क्या होता है कि m है वो n का भाजक होता है, m का भाग n में जाता है। अब देखो G और G डैश दो ग्रुप हैं, F है समाकारिता है, A एलिमेंट G का है और A एलिमेंट का ऑर्डर है वो n एक फाइनाइट नंबर है। तो अपने को बताना है कि जो F A एलिमेंट है वो G का है तो F G डैश का बनेगा। तो F का जो भी ऑर्डर आएगा, F का जो भी ऑर्डर आएगा, F का ऑर्डर अगर m मान रहा हूँ तो m जो है वो n का भाजक होता है, मतलब m का n में क्या जाता है, भाग जाता है। अब दोस्तों इस थ्योरम को करने से पहले एक चीज़ देखो, एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट अपन ने पहले भी पढ़ लिया। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ हो ना a की पावर n बराबर आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ a का मान लेस देन n तथा ऑर्डर ऑफ a n का भाजक होता है, n का भाजक होता है।
ऑर्डर ऑफ एन का भाजक होता है। जैसे मान लो आयोटा की पावर 8 है, 8 बराबर आइडेंटिटी होता है 1, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 8 लिखूंगा। बताओ फिर मैं सही बोलूँगा। अब ऑर्डर ऑफ आयोटा 8 तो नहीं होता, तो मैं ये बोल दूंगा कि ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो 8 का क्या होता है, भाजक होता है। देख लो ना अब कि ऑर्डर ऑफ आयोटा लेस देन इक्वल टू 8, लेकिन 8 नहीं होता, तो 8 नहीं होता तो फिर क्या होगा, 8 का भाजक होगा, 8 नहीं तो फिर 4 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरी की पूरी थ्योरम इसी चीज़ पे बेस है कि अगर ए एलिमेंट की पावर n बराबर आइडेंटिटी है तो आप दोस्तों ये बोलोगे कि ए एलिमेंट का ऑर्डर n है, ए एलिमेंट का ऑर्डर n है, तथा जो ऑर्डर आएगा ए एलिमेंट का ऑर्डर n या n से छोटा है या तो n होगा, और m से छोटा होगा तो कितना होगा, फिर वो n का भाजक होगा। जैसे a की पावर 10 बराबर आइडेंटिटी है, मान लो a की पावर 10 बराबर आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ a या तो 10 हो जाएगा, 10 नहीं तो फिर कितना होगा, 10 का भाजक 5 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि a का ऑर्डर 10 नहीं तो फिर 9 हो जाएगा, 9 कभी नहीं होगा। अगर a का ऑर्डर या तो 10 होगा या फिर 10 का भाजक होगा। 10 का भाजक बोले तो 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ये कम से कम। तो दोस्तों इसको प्रूव करते हैं। तो दिया गया है कि जी व जी डैश दो ग्रुप हैं तथा एफ है वो जी से जी डैश में क्या है, दिया गया है कि जी और जी डैश दो ग्रुप हैं तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। एफ को जी से जी डैश में समाकारिता है। अब कोटि की परिभाषा में तो आइडेंटिटी चाहिए, तो दोनों की आइडेंटिटी मान लूं। अच्छा, इनके अंदर ऑपरेशन भी मान लेते साथ के साथ में। तो दिया गया है कि एक बार तो जी स्टार और जी डैश ओ मान लो आप। ठीक है, जी स्टार और जी डैश ओ दो ग्रुप हैं तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। माना कि जी व जी डैश के तत्समक अवयव, माना कि जी व जी डैश के तत्समक अवयव क्रमशः ई व ई डैश है। जी और जी डैश की आइडेंटिटी मान लिया आपने ई और ई डैश, क्योंकि ए एलिमेंट जी का है। यहां से देखो ए एलिमेंट जी का है और इस प्रकार है सच दैट कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर बताओ कितना है, n। ए एलिमेंट जी का इस प्रकार से माना है कि ए की कोटि n है, तो ए एलिमेंट बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर है n। ऑर्डर ऑफ ए बराबर n हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तो a की पावर n बराबर आइडेंटिटी हो गया, जहां पे n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब देखो आगे दोस्तों कि ए एलिमेंट जी का है, इस प्रकार है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, अर्थात इस चीज को बताओ मैं ये लिख सकता हूं या नहीं कि कभी भी ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, इसका मतलब a की पावर n बराबर आइडेंटिटी। जहां बताओ कोटि की परिभाषा में जो n होता है वो क्या होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। जहां n न्यूनतम धनात्मक, जहां n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। ए एलिमेंट जी का सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, तो a की पावर n बराबर आइडेंटिटी, जहां पे n हो गया वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब देखो यहां से ई डैश है, ई डैश को बताओ दोस्तों एफ ऑफ ई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूं। पढ़ा था ना अपन एफ ऑफ ई बराबर ई डैश।
और f ऑफ e, बताओ e को मैं a की पावर n लिख दूं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, यहाँ से e की जगह a की पावर n लिख दिया। अब देखो a एलिमेंट है ग्रुप का और ग्रुप के अंदर संक्रिया a एलिमेंट है वो g का है और g के अंदर संक्रिया स्टार है, तो बताओ इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यानी a स्टार a कितने टाइम्स, n टाइम्स, a स्टार a हो गया। अब f को अपने को क्या दिया था, f तो समाकारिता है, तो समाकारिता है तो बताओ ये अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो FA O FA O FA O FA और अलग अलग हो गया ना, F है वो प्रत्येक एक के साथ चला गया, लिख देंगे सामने रीजन है, क्योंकि F क्या है, F इज होमोमोर्फिज्म, F समाकारिता है, तो ये बन गया। तो इसलिए ये बन गया कि E डैश बराबर, ये तो E डैश के बराबर में चल रहा है। बताओ इन चीज़ों को मैं और कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स, तो इस चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ यानी कि FA की पावर n, ये जो लिखा हुआ है उसको लिख दिया मैंने FA की पावर n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यहां से देखो f ऑफ a, अरे ऐसे होता है ना, f a की पावर n बराबर आइडेंटिटी आ जाता है, तो ऑर्डर ऑफ f a लेस देन इक्वल टू n, ऐसे लिखते हैं ना, तो वही लिखना चाह रहा हूं। तो इससे ये निकला, अच्छा ऐसे कर लो कि ये बन गया f a की पावर n, एक बार यहां लिख देता हूं f a की पावर n, f a की पावर n बराबर आइडेंटिटी, और f a के सारे एलिमेंट, a एलिमेंट g का है तो f a बनेगा e डैश में, तो आइडेंटिटी भी g डैश की आ गई, g डैश में बनेगा, तो यहाँ से f a लेस देन इक्वल टू n, कोटि की परिभाषा से, तो f a थोड़ा है, ऑर्डर ऑफ f a, ये कोटि की परिभाषा लगा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू n। अरे जैसे a की पावर n बराबर e होता है तो आप यही लिखते हो ना, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n, वही तो चीज़ है। अब ऑर्डर ऑफ एफ ए को क्या माना था, ऑर्डर ऑफ एफ ए अगर मान ले m मान ले, तो इसका मतलब क्या है कि m लेस देन इक्वल टू n, एंड m होता है वो n का क्या होता है, भाजक होता है, कोटि की परिभाषा से। यहाँ लिख देता ऑर्डर ऑफ एफ ए लेस देन इक्वल टू m, तथा ऑर्डर ऑफ एफ ए होगा वो डिवाइड करेगा n को, ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड करेगा, मैथमेटिक्स में डिवाइड का चिन्ह होता है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए n को डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर ऑफ एफ ए माना था तो m, और m लेस देन इक्वल टू n, इसका मतलब कि एफ ए का जो ऑर्डर आया है, वो एफ ए का ऑर्डर आया है, यहाँ से अगर m माने तो एफ ए का ऑर्डर m है, तो एफ ए की जो भी कोटि होगी, वो या तो a की कोटि के बराबर होगी, a की कोटि तो n माना था, एफ ए की कोटि m है, तो देखो रिजल्ट क्या निकला, कुल मिला के जो कंक्लूजन जो निकला वो ये बोल सकते हैं कि जो एफ ए का ऑर्डर है वो या तो a के ऑर्डर के बराबर है, या फिर a के ऑर्डर का क्या है, भाजक है। ठीक है दोस्तों, जैसे a का ऑर्डर 12 ले लिया, तो एफ ए का जो ऑर्डर होगा या तो 12 होगा, 12 नहीं तो फिर 6 होगा, 6 नहीं तो 4 होगा, 4 नहीं तो 2 होगा, सही है ना। तो एक एफ ए का जो ऑर्डर होता है वो ए का ऑर्डर का हमेशा भाजक होता है। तो ये थ्योरम थी, एक बार इसको करो आप, और अगर इस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस थ्योरम में, तो इसको स्टार बना के अलग से लिख लेना, और ये अपनी थ्योरम है, आसान सी थ्योरम है, एक बार राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ओके दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर चलिए अगर अपन तो एक थ्योरम है अपने थ्योरम नंबर 12 के नाम से है। थ्योरम क्या है? थ्योरम यह है कि सिद्ध करो कि ग्रुप जी में प्रतिचित्रण एफ, सिद्ध करो कि ग्रुप जी में प्रतिचित्रण एफ, और प्रतिचित्रण एफ कैसे परिभाषित किया है? एफ परिभाषित किया है जी से जी सच दैट एफ ऑफ एक्स, एफ है वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स फॉर ऑल। अब एक्स एलिमेंट, ये एक्स एलिमेंट डोमेन का आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है। एक स्वाकारिता होगी यदि और केवल यदि जी क्रम विनिमय ग्रुप है। क्या है? एफ जी से जी सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स। एक स्वाकारिता होगी, एक स्वाकारिता होगी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है, जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो दोस्तों अपने को क्या दिया है? अपने को दिया गया है कि भाई एक ग्रुप जी है, एक ग्रुप जी है, उसके ऊपर एक प्रतिचित्रण परिभाषित कर रखा है। एफ है सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर परिभाषित करके दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स। तो एफ है वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, एफ है वो स्वाकारिता होगा यदि और केवल यदि जी क्या हो अपना क्रम विनिमय ग्रुप हो या आबेली ग्रुप हो। तो यदि और केवल यदि आ रहा है इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक तो ये ध्यान रखना। अब यदि और केवल यदि आ रहा है इसका मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। अब एक बार तो स्वाकारिता मान के चलेंगे और ग्रुप को क्रम विनिमय बताएंगे। अब क्रम विनिमय कैसे बताते हैं बताओ? जब भी अपन क्रम विनिमय बताते हैं तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स बता देते हैं। अगर दो एलिमेंट ग्रुप के एक्स और वाई हैं तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स बता दो, क्रम विनिमय हो जाएगा आराम से। स्वाकारिता क्या होता है दोस्तों? अब ये थ्योरम करने के लिए अपने को स्वाकारिता की परिभाषा याद होनी चाहिए। स्वाकारिता क्या होता है? सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो तुल्यकारिता होता है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो तुल्यकारिता होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वाकारिता कहा जाता है। और तुल्यकारिता क्या होता है? तुल्यकारिता के लिए जो भी प्रतिचित्रण परिभाषित करते हैं उसको तीन चीजें बतानी होती हैं। उसको एककी बताना होता है, उसको आच्छादक बताना होता है और उसको समाकारिता बताना होता है। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एककी, आच्छादक और समाकारिता है तो उसको क्या बोल देते हैं? स्वाकारिता। ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रूफ पार्ट में अगर चले, प्रूफ पार्ट में चले तो सबसे पहले तो अपने को क्या दिया गया है? दिया गया है कि एफ जी से जी में एक प्रतिचित्रण है और किस प्रकार परिभाषित है बताओ? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब एक्स के ऊपर एफ अगर अप्लाई होता है तो वो एक्स इनवर्स बना देता है। अब एक बार स्वाकारिता लेके चलते हैं, क्रम विनिमय बता देते हैं, फिर क्रम विनिमय लेके चलते हैं, स्वाकारिता बता देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे अपन नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। और नेसेसरी कंडीशन को दोस्तों बोला जाता है आवश्यक शर्त। क्या बोला जाता है? आवश्यक शर्त। तो स्वाकारिता मान लेते हैं। सर्वप्रथम माना प्रतिचित्रण एफ, प्रतिचित्रण एफ क्या है?
स्वाकारिता है। सबसे पहले ये मान लिया कि प्रतिचित्रण ऐप स्वाकारिता है। अब स्वाकारिता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एककी भी हुआ, आच्छादक भी हुआ और समाकारिता भी हुआ। अर्थात F11 या फिर इनको हिंदी में लिख दें, अर्थात F एककी आच्छादक व क्या है? समाकारिता है। सबसे पहले तो मान लिया कि प्रतिचित्रण जो ऐप है वो स्वाकारिता है। स्वाकारिता का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के अगर ऊपर अगर 1-1 ऑन-टू और होमोमोर्फिज्म हो जाता है तो उसको स्वाकारिता बोला जाता है। अब स्वाकारिता तो मान लिया, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अपने को करना है क्रम विनिमय ग्रुप है। हमें सिद्ध करना है कि F क्या है? F क्रम विनिमय ग्रुप है। हमें यह सिद्ध करना है कि F क्रम विनिमय ग्रुप है। अब क्रम विनिमय ग्रुप सिद्ध करने के लिए इसके दो एलिमेंट मान लो, तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू G। अगर x और y G में है तो बताओ fxy बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, G के अंदर संक्रिया आप डॉट मान लो, ठीक है। तो x और y G में है तो fxy बराबर क्या हो जाएगा? जैसे fx बराबर x इनवर्स है तो fxy बराबर क्या हो जाएगा? xy का इनवर्स। ये तो कैसे किया? जैसे अपने को फंक्शन को परिभाषित करके दिया था उस हिसाब से अपन ने fxy बराबर xy का होल इनवर्स लिख दिया। बताओ ab का होल इनवर्स क्या होता है? पहले b इनवर्स हो जाता है, बाद में a इनवर्स, तो इसको लिख दिया y इनवर्स से x इनवर्स। ओके दोस्तों, अब देखो x एलिमेंट यहाँ से ग्रुप का है। x एलिमेंट किसका है? ग्रुप का है। x एलिमेंट ग्रुप का है और ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर तो f अप्लाई करते हैं तो बताओ क्या आता है? ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर f अप्लाई करते हैं तो x इनवर्स आ जाता है। और y एलिमेंट भी आपने ग्रुप का माना, y एलिमेंट भी ग्रुप का माना, इसका मतलब y एलिमेंट के ऊपर भी f अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? y इनवर्स आएगा, जैसे फंक्शन को परिभाषित करके दिया है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि fy और fx, fy और fx। बताओ कोई ऑब्जेक्शन है क्या? ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो बन गया fy इनवर्स की जगह तो fy और fx। अब f को दिया है प्रतिचित्रण f है वो स्वाकारिता है। स्वाकारिता मतलब एककी आच्छादक और समाकारिता है, तो समाकारिता का मैं यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? fyx। समाकारिता के हिसाब से क्या होता है कि f बार आ जाता है और y और x दोनों एक साथ आ जाते हैं। रीजन कि f क्या है? समाकारिता है। स्वाकारिता है लेकिन स्वाकारिता होता है वो समाकारिता होता है, तो fy fx को लिख दिया fyx। तो यहां से दोस्तों आपने fxy तो लेके चले और fxy बराबर यहां से आ गया fyx, यहां से आ गया। अब बताओ f क्या है? f एककी है। एककी क्या होता है कि एककी के अंदर अगर इमेज सेम है ना तो एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो बताओ x और y की दोनों की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम हो गए। सामने रीजन कैसे लिख दिया? बिकॉज f इज 1-1, f11 है, f11 है तो fxy बराबर हो गया fyx। ये ऐसे ही नहीं लिख सकते, ये इसकी सहायता से लिखा है, f एककी है, और इसकी सहायता से ये भी ऐसे ही नहीं लिख सकते थे अपन, इसमें समाकारिता का यूज हुआ है, इस कारण इससे ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो f11। तो बताओ आपने x और y दो एलिमेंट ग्रुप के उठाए थे, आपने x और y दो एलिमेंट ग्रुप के उठाए थे और आपने xy बराबर yx सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात G एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अर्थात G क्या है? एक क्रम विनिमय ग्रुप है। और बताओ ये तो सिद्ध करना था ना अपने को कि अपने को G को क्रम विनिमय, हमें सिद्ध करना है कि जो G है वो क्या है? एक क्रम विनिमय ग्रुप है। यहाँ आपकी जगह G कर लेना, हमें सिद्ध करना है कि G क्रम विनिमय ग्रुप है, तो G को क्रम विनिमय सिद्ध कर दिया।
तो दोस्तों ये नेसेसरी कंडीशन है जिसमें स्वाकारिता मान के चले थे और क्रम विनिमय सिद्ध किया, स्वाकारिता मान के चले हैं। इसका मतलब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर अगर एककी आच्छादक और समाकारिता होता है वो स्वाकारिता होता है। अब यहाँ से देखो समाकारिता का यूज कर रहे हैं तो fxy बराबर हो जाएगा, फंक्शन को जैसे परिभाषित करके दिया है वैसे परिभाषित करके दिया है। इसको खोला तो y इनवर्स x इनवर्स, y इनवर्स को fy, x इनवर्स को fx, और f समाकारिता है तो f को अलग कर लिया, इसको yx लिख दिया और अब एककी का यूज कर लिया तो ये आ गया। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है, एक बार इसको उतारो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके अब दोस्तों सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं अपन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन को बोला जाता है पर्याप्त शर्त। अब इसके अंदर क्रम विनिमय लेके चलेंगे और ये सिद्ध करना है। तो माना कि G एक क्रम विनिमय ग्रुप है, माना कि G एक क्रम विनिमय ग्रुप है, तब हमें प्रतिचित्रण F को, प्रतिचित्रण F को क्या सिद्ध करना है? प्रतिचित्रण F को क्या सिद्ध करना है? स्वाकारिता सिद्ध करना है। तब हमें प्रतिचित्रण F को स्वाकारिता सिद्ध करना है। स्वाकारिता सिद्ध करने का मतलब यह है दोस्तों कि अपने को एककी बताना पड़ेगा। स्वाकारिता बताना है इसका मतलब क्या है? सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर आपको एककी बताना पड़ेगा, आपको आच्छादक बताना पड़ेगा और आपको समाकारी बताना पड़ेगा। तो स्वाकारी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें लिख देता हूं मैं 1 1। सबसे पहले तो बता देते हैं एककी। अब एककी के लिए क्या करते हैं? एककी के लिए अपन इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x और y दो एलिमेंट हैं G के, इस प्रकार हैं कि fx बराबर fy। एककी सिद्ध करना है, इमेज सेम लेके चलना पड़ेगा। तो आपने माना कि x और y दो एलिमेंट G के ऐसे हैं कि fx बराबर fy, fx बराबर fy लेके चल रहे हैं। तो अपने को क्या सिद्ध करना है? अपने को यह सिद्ध करना है x बराबर y। अब दोस्तों देखो fx बराबर fy, अब fx परिभाषित कैसे है? fx बराबर x इनवर्स, तो यहां से लिख दूं x इनवर्स, इसी प्रकार ये बन गया y इनवर्स। अगर इनका भी इनवर्स ले लूं मैं, x इनवर्स का भी इनवर्स ले लूं, तो दोनों तरफ इनवर्स लेना पड़ेगा और ये ले लिया। और एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट होता है, तो x बराबर y आ गया, x बराबर y आ गया। इसका मतलब f इज 1 1, f एककी हो गया। क्यों हुआ? कि x और y की इमेज सेम लेके चले थे, fx बराबर fy लेके चले थे। आपने x और y की इमेज सेम लिया था, fx बराबर fy लिया था और आप x बराबर y सिद्ध कर रहे हो, इसका मतलब एककी हो गया। तो एककी बता दिया। एक बार राइट डाउन करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके अब एककी हो गया, आगे अपने को आच्छादक भी बताना पड़ेगा। तो थ्योरम को हटा देता हूं मैं। सफिशिएंट पार्ट कर रहे हैं, नेसेसरी तो हो गया था अपना। तो 1 1 हो गया। अब दूसरा क्या बताना है? दूसरा बताना है अपने को ऑन टू बताना है, आच्छादक बताना है। आच्छादक को ऑन टू बोला जाता है। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, देखो f है वो G से G में परिभाषित है, तो ये तो डोमेन और ये कोडोमेन।
तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जब भी आच्छादक सिद्ध करते हैं तो क्या सिद्ध करते हैं बताओ कि कोडोमेन, ये तो डोमेन, ये कोडोमेन, इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की अगर प्री इमेज मिल रही है तो आच्छादक है, वरना आच्छादक नहीं है। अगर कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज उपस्थित नहीं है तो फिर अपना आच्छादक नहीं होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, तो ये फॉर ऑल जी ले रहा हूं, ये तो पीछे वाला ले रहा हूं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी के लिए x इनवर्स बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का चिन्ह है मैथ में, देयर एग्जिस्ट x इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट। तो ये फॉर ऑल लिया है, ये तो पीछे वाले का एलिमेंट है कोडोमेन का, और ये x इनवर्स एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट होता है किसका, ये होता है डोमेन का एलिमेंट। तो जब भी फॉर ऑल लिखे तो फॉर ऑल के आगे जो एलिमेंट लिखना है वो तो कोडोमेन का लिखना है, और देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये एलिमेंट लिखना है, वो किसका लिखना है, डोमेन का, सच दैट। अब देखो f है वो डोमेन के, ये तो डोमेन, ये कोडोमेन, तो f है वो डोमेन के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा, तो x इनवर्स के ऊपर ऑपरेट होगा। अब देखो f है जब x के ऊपर अप्लाई होता है तो इसका इन्वर्स बना देता है, तो x इनवर्स के ऊपर ऑपरेट होगा तो x इनवर्स का भी इन्वर्स बना देगा। जैसे इसको अल्फा मान लो ना, तो अल्फा का इन्वर्स, तो बताओ क्या आ गया, वापस से x आ गया, x इनवर्स का इन्वर्स x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज उपस्थित है, अर्थात तो ये अब तो आच्छादक लिखना ही आ जाना चाहिए। आच्छादक में ये लिखते हैं कि फॉर ऑल लगा के कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसके लिए एक एलिमेंट डोमेन का इस प्रकार से एग्जिस्ट कर गया, अर्थात कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज बोले तो पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज उपस्थित है, अतः f क्या होगा, f आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। तो ऑन टू भी बता दिया। अब क्या बताना है, तीसरा होमोमोर्फिज्म, समाकारिता। होमोमोर्फिज्म बताना है तीसरा, जिसको बोला जाता है समाकारिता। अब समाकारिता कैसे सिद्ध करेंगे, समाकारिता के लिए फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू g सच दैट, अब देखो f(x,y) बराबर, दोस्तों f(x,y) को आप ये लिख सकते हो या नहीं, x,y का होल इनवर्स, क्योंकि ऐसे परिभाषित करके दिया है ना अपने को। क्या परिभाषित करके दिया है, अपने को ये परिभाषित करके दिया है f(x) बराबर x इनवर्स, तो इस हिसाब से आप f(x,y) बराबर x,y का इनवर्स, इसको खोलेंगे तो y इनवर्स x इनवर्स। और बताओ इस चीज़ को x इनवर्स y इनवर्स लिख सकते हैं या नहीं, क्यों, क्योंकि y इनवर्स, ऐसे बोलूँगा कि x एलिमेंट g का है तो x इनवर्स भी g का, y एलिमेंट g का है तो y इनवर्स भी g का, और g है वो क्या है, g को माना था अपन ने यहाँ पे क्रम विनिमय ग्रुप, तो अपना x इनवर्स y इनवर्स बराबर y इनवर्स x इनवर्स, क्योंकि g इज ए कम्यूटेटिव, G इज ए अबेलियन ग्रुप, G इज ए अबेलियन ग्रुप। तो इस वाली कंडीशन का यूज करते हुए यहाँ पे ये साइड में लिख देना है, तो y इनवर्स x इनवर्स को x इनवर्स y इनवर्स लिख दिया, तो x इनवर्स को वापस लिख दो fx और इसको लिख दो fy। तो fxy लेके चला था, बताओ f दोनों के साथ आया या नहीं आया, दोनों के साथ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा, इसको हटा रहा हूँ, अर्थात f समाकारिता है, अर्थात f क्या है, समाकारिता है। तो एक की बता दिया, आच्छादक बता दिया, समाकारिता बता दिया। स्पष्ट है कि f है वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर 1 मतलब एक की, ऑन टू मतलब आच्छादक, वह होमोमोर्फिज्म है,
सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर 1 एककी आच्छादक और समाकारिता है, अर्थात क्या है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एककी आच्छादक समाकारिता होता है तो उसको स्वाकारिता कहा जाता है, अर्थात स्वाकारिता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी थ्योरम थी जिसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। तो इफ एंड ओनली इफ जब भी आता है तो वो थ्योरम थोड़ा बड़ा हो जाता है, नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट सिद्ध करने होते हैं। तो पहले अपन ने स्वाकारिता माना और क्रम विनिमय ग्रुप बताया, फिर क्रम विनिमय ग्रुप माना और स्वाकारिता बताना था। स्वाकारिता के लिए 3 चीज़ें बतानी थी, एककी आच्छादक और समाकारिता, तो वो अपन ने पूरा किया है। इस थ्योरम को समझो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डालो। अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।